दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के ऊपर डेली क्राइम स्टोरीज सुनते हैं, डेली क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं। और दोस्तों इन सारी ही क्राइम स्टोरीज़ के अंदर आप लोग को एक चीज़ बड़ा कॉमन दिखाई पड़ती होगी, और वो चीज़ होती है, पहली बात तो अवैध संबंध, और दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो होते हैं रेप यानी दुष्कर्म। और दोस्तों ज़्यादातर जो रेप होते हैं, उन रेप्स की अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोग को आज की कहानी सुनाने से पहले कुछ आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। दरअसल अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो लगभग 96% ऐसे रेप होते हैं हमारे देश के अंदर, जिसमें जो पीड़िता होती है उसके साथ में रेप करने वाले जो 96% लोग होते हैं वो जानने वाले होते हैं, जानकार लोग होते हैं। वहीं बात करें साल 2021 की, तो साल 2021 में टोटल 30,571 ऐसे मामले थे जिसमें रेप करने वाले जो व्यक्ति थे वो जानकार थे, यानी पीड़िता के जानकार लोगों ने ही लगभग 30,571 मामलों में पीड़िता के साथ में रेप किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2,424 ऐसे मामले थे कि पीड़िता के साथ में उसके ही घर के किसी व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। और दोस्तों ये जो घटनाएं आजकल हो रही हैं ये ज़्यादातर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसके पीछे रीज़न्स क्या है, इस चीज़ों का तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव अगर किसी चीज़ ने छोड़ा है तो जो पश्चिम से जो गंदी मूवीज़ आती हैं उसने बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव छोड़ा है। आप लोग देखते हैं कि इंटरनेट के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं जिससे जो मानसिकता है लोगों की वो विकृत हो रही है। लेकिन दोस्तों जो अच्छी मानसिकता का लोग होता है वो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखता, और अपने परिवार और अपने समाज में अपनी इज्जत के लिए, अपने परिवार के लिए वो काम करता है, अपने देश के लिए काम करता है। दोस्तों आज की घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, वाकई ये घटना आप लोग को झकझोर सकती है। और दोस्तों इस तरीके के जो मामले हैं लगातार आते हुए दिखाई पड़ते हैं, और आज की जो घटना है यकीनन इस घटना ने पूरे देश के अंदर सनसनी मचा दी है। जब अदालत की आज का दिन फैसला आया और अदालत ने जो सज़ा सुनाई, जानकर आप लोग वाकई हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, आप लोगों के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि कमेंट्स मिस हो जाता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता भी हूँ, तो याद दिलाने के लिए फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपके कमेंट्स को मैं अपनी वीडियो में कवर करूं अगले दिन, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरा जो लेटेस्ट वाला वीडियो होता है उस पर आप अगले दिन 5 बजे, क्योंकि 5 बजे हमारा वीडियो शूट करने का समय आ जाता है, तो 5 बजे से पहले पहले हमारे लेटेस्ट वीडियो पे आप लोग को कमेंट्स कर देना है, और आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा वो वीडियो के अंदर ज़रूर से ज़रूर पढ़ा जाएगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है केरल से, और इसी केरल के अंदर एक जगह पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं पलक्कड़। और दोस्तों इसी पलक्कड़ के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, वहीं पर पट्टाम्बी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है। इसी पट्टाम्बी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अंदर न्यायाधीश हैं रामू रमेश चंद्र भानु, और ये इस पूरे केस की सुनवाई कर रहे होते हैं। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत जब अपना फैसला सुनाती है तो उस फैसले को सुनने के बाद में वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग तो खुशी से झूमने लगते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इस तरीके की जो सज़ा दी गई ये भी कम है, अगर इसे फांसी की सज़ा भी हो जाती तो कम थी। क्योंकि अदालत के अंदर एक 65 साल का व्यक्ति जो कि आरोपी है वो खड़ा हुआ है, और उस 65 साल के व्यक्ति को जो सज़ा सुनाई जाती है अदालत की तरफ से, तो वो सुनाई जाती है लगभग 83 साल की सज़ा, और 40 साल ऐसी सज़ा है कि इसे जेल के अंदर रहना ही रहना होगा। बाकी कुछ अन्य मामलों में भी इसको लगभग 43 साल के आसपास की सज़ा सुनाई गई, यानी टोटल 83 साल की सज़ा इसको सुनाई गई, और लगभग 4.3 लाख रुपए का जुर्माना भी इसके ऊपर लगाया गया। हालांकि जो जुर्माना होगा ये कोर्ट ने कुछ जुर्माना पीड़िता को भी देने का वादा किया है। लेकिन दोस्तों जब लोग इस व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे थे तो लोग फांसी की भी डिमांड कर रहे थे। हालांकि जब सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, जब न्यूज़ चैनलों पर जब ये खबर फैलती है तो इस खबर को सुनने के बाद में हर कोई हैरान था, परेशान था कि आखिर एक 65 साल के व्यक्ति को 83 साल की सज़ा क्यों दी गई। तो यहीं पर सबसे बड़ी चीज़ है, देखने लायक है कि आखिर इस 65 साल के व्यक्ति को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी गई। दरअसल दोस्तों एक लड़की जो कि अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ में अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही होती है, और ये जो 65 साल का व्यक्ति है ये उसी पीड़िता का, यानी जो लड़की मैं आप लोग को बता रहा हूँ उस लड़की का रिश्तेदार है, रिश्ते में अंकल लगता है। वो लड़की नाबालिग है, मात्र 15 से 16 साल के आसपास उसकी उम्र रही होगी। वो लड़की अपने स्कूल में जब भी जाती है तो गुमसुम रहती है।
हालांकि वो लड़की पढ़ने लिखने में तो बेहद तेज़ थी, बेहद खूबसूरत भी थी, और पूरा स्कूल का जो प्रशासन होता है, पूरे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, वो उस लड़की को बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। अब जब लड़की लगातार गुमसुम रहने लगती है तो टीचर जो है वो उस लड़की से पूछते हैं, बेटा क्या बात है, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा जो होमवर्क है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, इसकी जो सहेलियाँ थी, जो फ्रेंड्स थी, वो भी लगातार इस लड़की से सवाल करती थी, लेकिन ये जो लड़की थी ना तो अपने टीचर्स से कुछ कहती थी, ना तो अपने जो स्कूल में उसके दोस्त होते हैं ना तो उनसे कुछ कहती थी। और घर परिवार के अंदर जब ये अपने माता पिता के साथ रहती थी तो माता पिता भी देखते थे कि उनकी जो बच्ची है ये बेहद गुमसुम से रहती है, तो माता पिता भी लगातार यही कहते थे कि बेटा क्या बात है। लेकिन माता पिता को भी ये जो लड़की है ये अपने बारे में कुछ नहीं बताती थी, इस लड़की के साथ में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ये लड़की इतनी गुमसुम क्यों थी, ये सब के लिए हैरानी वाली बात थी। अब माता पिता परेशान हो जाते हैं पूछते पूछते, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लड़की है ये बताती नहीं है। उसके बाद में ये लड़की एक दिन जब बहुत ज़्यादा टूट जाती है स्कूल के अंदर होती हुई, और इसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। जब आंखों से आंसू आ रहे होते हैं तो कुछ ऐसी दोस्त इसकी होती हैं जो इससे पूछती हैं कि बहन क्या बात है। तो उसके बाद में ये कहती है कि जो भी बात मैं बताऊंगी अपने टीचर्स को बताऊंगी। उसके बाद में महिला टीचर्स को बुलाया जाता है, और महिला टीचर्स को बुलाने के बाद में जब ये लड़की वहाँ पर बैठती है, और बैठने के बाद में एकांत में उस टीचर्स को जो बात सुनाती है, उस बात को सुनकर टीचर्स भी हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर परिवार के अंदर ही इस लड़की के साथ में कितना ज़्यादा घिनौना काम हो रहा था। दरअसल ये लड़की पुलिस को बताती है कि हमारे एक अंकल हैं जो कि अक्सर हमारे घर पर आते भी हैं, और वो मेरे ऊपर गंदी नज़र रखने लगे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है, कभी मेरे घर वाले घर नहीं होते तो वो जो अंकल हैं मुझसे बदतमीज़ी करने लगते थे, और जब मुझसे बदतमीज़ी करने लगते मैं इस बात का विरोध करती, लेकिन वो जो अंकल हैं मुझे बहलाते फुसलाते, लेकिन जब मैं बहलाने फुसलाने आती नहीं हूँ तो उसके बाद में मुझसे डांट डपटते हैं, मुझसे ज़बरदस्ती करते हैं। उसके बाद में जब एक दिन घर पर कोई नहीं होता है, वो जो मेरे अंकल थे मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं। अब दोस्तों जब एक बार ये अंकल दुष्कर्म करने की आदत डाल लेता है तो उसके बाद ये जो सिलसिला था ये लगातार चालू हो जाता है। ये बच्ची विरोध करती है, लेकिन वो जो अंकल था ये मानता नहीं है। अब दोस्तों ये लड़की आगे बताती है कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे घर वाले भी घर पे थे, लेकिन उस समय भी मेरे अंकल ने मेरे घर वालों की मौजूदगी में मेरे साथ में आपत्तिजनक हालत में उसने मेरे साथ में रेप किया, मेरे साथ में मेरा यौन उत्पीड़न किया। जब इस तरीके की बातें ये लड़की अपने टीचर्स को बताती है तो पूरे स्कूल के अंदर जो भी महिला टीचर्स होती हैं सब के अंदर एकदम से सनसनी फैल जाती है। तुरंत जो चाइल्ड्स हेल्थ केयर की टीम होती है उनको सूचना दी जाती है। उसके बाद में जो टीम थी वो मौके पर पहुंचती है, और सबसे पहले इस बच्ची से बहुत प्यार से पूछा जाता है। अब दोस्तों जब बच्चे से प्यार से पूछा जाता है तो बच्ची पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से तफसील से उस टीम को बताती है। तुरंत पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, महकमा जो था वो तुरंत एक्टिव होता है। उसके बाद में एक 65 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों 65 साल के व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो जो व्यक्ति था जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये सारी चीज़ों से सिरे से नाखारिज कर देता है, सिरे से इनकार कर देता है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस की एक टीम बनती है और इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है तो ये जो व्यक्ति था इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं। उसके बाद में ये मामला कोर्ट के अंदर चलता है, और यहीं पर जो पट्टाम्बी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है यहीं पर पॉस्को एक्ट के तहत और कुछ अन्य गंभीर धाराओं के अंतर्गत इस व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाती है। और सज़ा सुनाई जाती है टोटल 83 साल के आसपास। 83 साल की सज़ा इस व्यक्ति को सुनाई गई, और साथ के साथ इसके ऊपर 4.3 लाख रुपए का बड़ा जुर्माना भी लगाया गया। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस व्यक्ति को जिसकी उम्र 65 साल के आसपास है, एक नाबालिग लड़की से रेप करने के इल्ज़ाम में इसको इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई। भले ही इस व्यक्ति को सज़ा हो जाए, भले ही ये जो व्यक्ति है इसको फांसी चढ़ जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो यही है कि इस तरीके की जो मानसिकता है ये आखिर कब सलाखों के पीछे कैद होगी, कब लोग इस मानसिकता से बाहर आएंगे, कब लोग अपने पराये की इज्जतों को, खासकर लड़की की इज्जत से खेलना छोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। और दोस्तों आज की जो दूसरी घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये घटना और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है और भी ज़्यादा परेशान करने वाली है। दरअसल उड़ीसा का एक गंजम इलाका है। यहीं पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने 3 बेटों के साथ में किराए के मकान पर रहता है। सारी चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, लेकिन इसी मंगलवार को जब उसका बड़ा बेटा घर पर गया हुआ था, उसी समय उसके 2 अन्य बेटे थे वो भी बाहर थे। इसी समय इसकी जो पत्नी है, जो कि शराब की आदी थी, उसको शराब की लत थी। अब वो शराब पी कर आती है, ये पति उससे कुछ बात कहता है तो वो जो पत्नी थी उससे गाली गलौज करने लगती है। अब जब पत्नी गाली गलौज करने लगती है, ये पति बेहद परेशान हो जाता है। उसके बाद में ये अपने घर में कमरे में ताला लगा देता है और कुछ दिन तक लगातार काम पे नहीं जाता है। बड़ा बेटा जो कि पैतृक गाँव में गया हुआ था, और जब वो गाँव से लौट कर आता है तो देखता क्या है, उसके कमरे के अंदर ताला पड़ा हुआ है। उधर जब ये काम पर नहीं जा रहा था
तो इसके जहाँ पर ये काम पे जाता था वहाँ पर इसके कुछ सहकर्मी थे। जब ये देखते हैं कि लगभग 6 से 7 दिन का समय बीत चुका है, ये अभी तक काम पर नहीं आया है, साथ के साथ वो लोग जब उस इलाके में पहुँचते हैं जहाँ पर वो किराए पर रहता था, और उसके बाद में जब उस इलाके के चारों तरफ इस व्यक्ति को ढूंढा जाता है तो इसी के घर के आसपास से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। जब इसके घर के पास से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है तो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उस घर के अंदर घुसते हैं। साथ के साथ वो जो बेटा था वो भी उसी समय आया था। अब जैसे ही लोग उस घर के अंदर पहुँचते हैं तो उस घर के अंदर एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। जब उस महिला की शनाख्त की जाती है तो वो जो बड़ा बेटा है वो कहता है ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही माँ है। अब दोस्तों उसके बाद में जो बेटा था ये पुलिस को तहरीर देता है। पुलिस इसकी तहरीर लिखती है और शक के आधार पर इस आरोपी पिता को गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है, थोड़ी सी सख्ती पुलिस इसके ऊपर दिखाती है, तो ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में कहता है कि इसकी जो पत्नी थी आए दिन शराब पीती थी, इस बात से ये बेहद परेशान रहता था। उसका छोटा बेटा हमेशा उसके साथ ही रहता था और उससे ऊपर वाला जो बेटा है वो भी साथ ही रहता था, लेकिन बड़ा बेटा जो है वो काम के सिलसिले में कभी कभी कहीं जाता था। वो पिछले कुछ दिनों पहले की बात है कि वो अपने पैतृक गांव गया था और उसी समय जो मेरी पत्नी है शराब पी कर आती है, मैं इसे समझाता हूँ, खाना वाना बना नहीं होता है, उसी समय वो मुझसे गाली गलौज करने लगती है। जब वो मुझसे गाली गलौज करने लगती है तो पास ही में एक पटला जो कि लकड़ी का पटला होता है उसे मैं उठाता हूँ और अपनी पत्नी के सिर पर जब तक वार करता हूँ कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। और दोस्तों जब उसकी मौत हो जाती है तो ये जो व्यक्ति था ये अपनी ही पत्नी के शव को कमरे के अंदर बंद करता है, उसके बाद में बाहर से ताला लगा देता है। पूरा मामला जब खुलता है जब उस पूरे मोहल्ले के अंदर बदबू फैलने लगती है। बहरहाल दोस्तों ये 2 कहानी थी और इन दोनों ही कहानियों के अंदर आप लोगों ने देखा 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। पहली जो चीज़ है वो ये है कि एक पत्नी जो कि शराब के नशे में होती है अपने पति को गाली देती है। पति अपना आपा होता है, क्राइम का रास्ता चुनता है, अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और उसके शव को कमरे के अंदर बंद कर देता है। उसके बाद में उसका जो भेद है वो खुल जाता है। दूसरी तरफ वो जो व्यक्ति है भले ही उसको फांसी हो जाए, भले ही उसको उम्र कैद हो जाए, भले ही उसको 83 साल की सज़ा हुई हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो मानसिकता है आखिर ये कब सलाखों के पीछे कैद होगी। इस तरीके के जो मामलात हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, बजाय कम होने के जो चीज़ें हैं बढ़ रही हैं। हालांकि पुलिस अपना बेहतरीन काम कर रही है और जो रेपिस्ट होते हैं, जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं, ये पुलिस के शिकंजे से कभी बच नहीं पाते। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं इसमें पहला जो कमेंट्स है ये है मोहम्मद इकबाल जी का। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, रोज़ कहानियाँ सुनते हैं, थोड़ी मेहनत और करें, आप बेहतरीन बोलते हैं, अच्छे से विश्लेषण करते हैं, बस इस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलें। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द ऐसा होगा कि हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। उसके बाद में प्रिंस अली जी हैं जो कि अपना हार्ट बनाते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में सुमन पांडे हैं, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अमृत रंधावा है, लिखते हैं गुड जॉब भाई, तो भैया आपका शुक्रिया। देव कुमार जी हैं 3 हार्ट बनाते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सबरन सिंह है, लिखते हैं भाई आपकी कहानी सुनाने का जो तरीका है काफ़ी अलग है, हमको तो काफ़ी पसंद आया। सबरन सिंह यादव कन्नौज से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में अग्रूप से लिखते हैं कदर किरदार की होती है, कद में साया भी इंसान से बड़ा होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, इंसान का जो किरदार होता है असल में उसे बुलंदियों तक उसका किरदार पहुंचाता है, वरना मरने के बाद भी लोग यही कहते हैं कि बहुत बुरा आदमी था। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सुनील चौधरी जी हैं जो कि सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है भाईजान आपने मेरा कमेंट्स पढ़ा और अब आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप ऐसे ही कहानियाँ सुनाते रहें। विक्की काव्या हिमाचल प्रदेश से, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनिल है, लिखते हैं अवैध संबंध का खौफनाक नतीजा होता है, तो भाई आपका जो कहने का अंदाज़ है और आपने जो कहा है ये 100% सच है। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, भाभी तो माँ के रूप होती है फिर भी इंसान जानवर होता जा रहा है। बहुत सही बात कही आपने अनुज गोदारा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है यह है बालेश्वर बिहारी जी का, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, मेरा कमेंट्स हमेशा सुनने को मिलता है लेकिन 2 दिन से मेरा नाम बालेश्वर बिहारी मुंबई नहीं आ रहा है, ज़्यादा कमेंट्स होने से क्या रह जाता है, मैं फिर कल इंतज़ार करूँगा, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी ऐसा नहीं है, बाई मिस्टेक रह गया होगा। जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं सारे के सारे पढ़ता हूँ, भले ही वीडियो कितना ही लंबा हो जाए। जो लोग कमेंट सुनना चाहते हैं वो सुनेंगे, अदरवाइज़ कहानी सुनकर स्किप कर देंगे। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी हैं, लिखते हैं भाभी माँ का स्वरूप होती है,
ऐसी हरकत करने वालों को कठोरतम सज़ा मिलनी चाहिए। मैं लखीमपुर खीरी से आपकी कहानियाँ नियमित सुनता हूँ। तो आलोक जी, आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश चंद है जो 3 से 4 हार्ट बनाते हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। सुनील चौधरी जी अगेन कमेंट्स करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने किए थे, और आप लोगों के जो इस तरीके से कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का इस तरीके से प्यार मैं देखता हूँ तो मुझे भी बेहद खुशी होती है। आपका नाम अपने मुँह से लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली से लाइव बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।